प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, निर्णय बैच में आपका स्वागत है। इस बैच में हम लोग ईएलटी, टीजीटी, पीजीटी आने वाली और वैकेंसियां जो भी हैं इनको ध्यान में रख करके एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग फाउंडेशन कोर्स के रूप में समझ रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग आपका जो है निर्णय, आपका टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो आपकी परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते हुए करते हुए आगे बढ़िए। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप को विनर साबित कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप सीख जाएंगे बड़े आसानी से। इन्हीं क्लासेस को पॉइंट के रूप में छांट करके अगर पॉइंटेड नोट्स बना करके आपको दे दिए जाते हैं और आपको लगता है कि आपको बहुत बढ़िया नोट्स दे दिए गए हैं, कोई नोट्स नहीं, आप छांट सकते हैं, आप पीजी हैं, आप खुद कर सकते हैं। बस इन्हें पॉइंट्स में लिख करके उस पर चैनल का लोगो वगैरह लगा करके आपको दे दिया जाता है। इसी नोट्स के आपके 1000 रुपये, 1500, 2000 लिए जाते हैं, जो कि मार्केट में 200 रुपये की किताब मिलती है। तो फिर ऐसी चीज़ों के लिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप, मुझे तो लगता है कि रॉन्ग पैटर्न है। बहरहाल आपकी अपनी मर्जी है। तो आप पहले एनसीईआरटी परचेज करिए। 200 रुपये की बुक है मैक्सिमम, तो आप एनसीईआरटी मार्केट से लीजिए, उसे ज़रूर पढ़िए जितनी बार पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि आप खुद ही पढ़ा के दिखाइए, एनसीईआरटी बहुत बोरिंग होती है, तो मैंने 3 वीडियो अपलोड किए और आप सबने सराहना की। कुछ लोगों का एक मानना है कि पॉइंटेड्स में दे दीजिए, मैं पॉइंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। आपके घर पे बुक है, आप देख करके पढ़ लीजिए। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं, कुछ अजूबा हम आपको बताने जा रहे हैं, बस उसे एक पैटर्न के रूप में ले चलेंगे, जो आपको जान करके अच्छा भी लगेगा और तैयारी करने में मज़ा भी आएगा। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। देखिए, अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो उसमें बेसिक चीज़ें हमने बायोलॉजी के बारे में सीखा। उसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट थी, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर और वर्ग की संवर्ग। 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट थी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए 5 के 5 टॉपिक दी गई हैं, सब के सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें 2 जगत वर्गीकरण दिया गया है। ठीक। उसके बाद 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है, इन दोनों को पढ़ना। 5 जगत वर्गीकरण की 5 टॉपिक, चाहे वो मोनेरा किंगडम हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, और वायरस, वायराइड, प्रियान, लाइकेन, इन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं और सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप अभी लाइन पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो इसी लाइन में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी। जो आप प्रैक्टिस पेपर वगैरह सॉल्व किए होंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किसी में से सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आप खुद ही कहेंगे कि कहाँ से इतना आसानी से सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था, हमने इसको पढ़ा नहीं। ठीक है। जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े ध्यान से देखिएगा। 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहले आप कुछ देर थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हुआ क्या कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो मैं आपको बताऊं। जीवों के वर्गीकरण के लिए पहले जब से मनुष्य की उद्भव हुआ, तो मनुष्य उद्भव काल से ही हर चीज़ों में वर्गीकृत करना शुरू कर दिया कि समाज में कैसे रहना है, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है। क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या नॉन यूटिलाइज, मतलब जो हमारे लिए यूटिलाइज नहीं, क्या एडिबल है, क्या नॉन एडिबल है। इन सभी क्राइटेरिया को क्या करता गया, कैटेगराइज करता गया, और कैटेगराइज करने से क्या हुआ कि उसको इसकी बेनिफिट मिलती गई। लेकिन हुआ क्या कि एक सही पैटर्न चाहिए था, जिस पैटर्न पे हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते थे। तो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही थी, जीवों को वर्गीकृत करने का एक कोई माध्यम नहीं था जिस माध्यम से वर्गीकृत करें। आपने पॉइंटेड बुकों में पढ़ा होगा, लूसेंट में, या आपने किरण पब्लिकेशन किया, किसी इस तरह के कंपटीशन की छोटी मोटी बुक अगर लिए होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जीवों को वर्गीकरण का काम जो है अरिस्टोटल ने किया। इंग्लिश में अगर लिखा होगा तो अरिस्टोटल, हिंदी में लिखा होगा तो अरस्तु ने किया। ठीक है। अब हुआ क्या कि उसके पहले भी ये सभी कार्य किए गए थे जीवों के वर्गीकरण का, हमारे वैदिक युग में। जब आप कोई और पुरानी बुक उठाते हैं, जिस बुक में थोड़ा सा ज़्यादा जीएस का पोर्शन या इसका पोर्शन बढ़ा दिया गया होगा, तो उसमें आपने देखा कि हमारे जो वैदिक युग है या सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पे भी जीवों के वर्गीकरण का काम किया गया, लेकिन उन्हें विज्ञान की दृष्टि से एक्सेप्टेबल नहीं माना गया। एरिस्टोटल का, या अरस्तु जिसे आप कहते हैं, अरस्तु के कार्य को विज्ञान के दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट माना गया, जबकि जो उसके पहले वैदिक काल में थे या प्रागैतिहासिक काल में थे, उनको विज्ञान की दृष्टि से नहीं माना गया, उपयोगी नहीं माना गया। इसलिए उन्हें क्या किया गया, उन्हें वर्गीकृत से हटा दिया गया। हमारी बुक में या विज्ञान की दृष्टि से हम अरस्तु के अकॉर्डिंग आगे पढ़ेंगे।
अरस्तु ने क्या क्या किया था और अरस्तु के द्वारा क्या क्या किया गया। उसके बाद लीनियस को पढ़ेंगे, द्विजगत पद्धति लीनियस ने दिया था। लीनियस के बाद हम किसको पढ़ेंगे तो आप जानते हैं, लीनियस के बाद आगे बढ़ जाएंगे आर.एच. व्हिटेकर को पढ़ेंगे 1969 में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को। आपने बीएससी में पढ़ा होगा 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और 7 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ड्रा मेरिट के अकॉर्डिंग आपने 2 और सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे। बहरहाल हमारे कोर्स में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया है और जो आपका एलटी, जीआईसी, टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है उस सिलेबस में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपके कोर्स में मेंशन किया गया 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इट्स हैबिटाट, उसका वासस्थान क्या है, ठीक, उसके उसके बारे में फूडिंग हैबिट, लाइफ साइकिल और उसका क्या है, कुछ ऑर्गेनिक दिए गए हैं उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि बीएससी लेवल का हो जाएगा। और इंटर लेवल पे उसके आउटलाइन फीचर जितने दिए गए हैं वो भी इंटर लेवल के हैं, जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे की इस सीरीज में डिस्कस करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको अभी कोई डाउट है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे मैं आपकी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। हुआ क्या कि अरस्तु ने क्या किया, जीवों को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग बना दिए पादप जगत और दूसरे भाग को क्या बना दिया गया, जंतु, यानी 2 ग्रुप में बांट दिए। एक ग्रुप को जंतु कहा गया और एक ग्रुप को क्या कहा गया, पादप कहा गया। जंतु जो थे, आप मेरे साथ सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुनकर ही ज़्यादा याद होगा, ठीक है। जो जंतु थे इन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया गया, ए नाइमा तथा ई नाइमा में। ए नाइमा तथा ई नाइमा में ऐसा किस कारण से बांटा गया, क्वेश्चन पूछा गया है एलटी में 2016 वाले में कि ए नाइमा और ई नाइमा की बेसिस क्या थी, किस बेसिस पे एनिमल को ए नाइमा ई नाइमा में बांटा गया था। तो आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्रेजेंस के कारण इन्हें ए नाइमा और ई नाइमा में बांटा गया है, ठीक है। अभी बीएचओ का एंट्रेंस हुआ था तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आप इसे याद रखेंगे तो आपको काम देगा, ठीक है। आगे बढ़ें, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर पूछा जाता प्लांट को कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहेंगे प्लांट को 3 भागों में बांट दिया गया, वृक्ष में, झाड़ी में और साकी पौधे में। साकी पौधे उन पौधों को कहते हैं जो पौधे मुलायम होते हैं, लकड़ी नहीं होती है, हरे होते हैं, पूरी बॉडी उनकी हरी होती है और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साकी पौधे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हैं जैसे कद्दू है, ठीक है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, घास है, दूब है, मोथा है, ठीक है। ये सभी किस्में आते हैं, साकी पौधों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ऐसे पौधे जिसमें लकड़ी तो बनती है लेकिन लकड़ी कमर्शियल नहीं होती, ऐसे पौधे जिसमें लकड़ी तो बन जाती है लेकिन लकड़ी कमर्शियल नहीं होती, जैसे कनेर का पुष्प है, गुड़हल है, गुलाब है, ठीक, चना है, ये सभी किस्में आ जाते हैं, झाड़ियों के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर है, यानी इसमें लकड़ी का निर्माण होता है लेकिन लकड़ी कमर्शियल नहीं होती है। साथ में मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दूं कि झाड़ियों के अंतर्गत एक ग्रुप को रखा गया है, उस ग्रुप का नाम है जिम्नोस्पर्म। प्लांट को 5 अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है। जब प्लांट ही पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे प्लांट को अलग अलग 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सुनते रहिए, सब काम का है, सब लिखा गया है, सब मैं पढ़ कर आपको सुना दूंगा, बस सुन लीजिए अभी पूरी ध्यान से बात। प्लांट को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं हम लोग किसको, 5 डिवीजन में, किंगडम नहीं सॉरी, किंगडम प्लांटी को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं थैलोफाइटा जिसके अंतर्गत एल्गी रखा गया, ब्रायोफाइटा जिसे आप प्लांट किंगडम का उभयचर कहते हैं, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ऐसा प्लांट था जिसमें ट्रू लीफ, स्टेम और रूट पाई जाती थी और यह लैंड पे पैदा होने वाला पहला पौधा था, ठीक। टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म आता है। जिम्नोस्पर्म के सभी स्पीसीज नहीं लेकिन उसमें से ज़्यादातर स्पीसीज कैसे होते हैं, झाड़िए पौधे के रूप में होते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन किया गया है और क्वेश्चन पूछे ही गए होंगे किसी न किसी साल में। तो झाड़ी पौधे के रूप में जिस ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर आते हैं वो कौन सा ग्रुप होता है, आपका जिम्नोस्पर्म होता है, जिसे नग्न बीजी पादप भी आप कहते हैं हिंदी में, ठीक। इसमें नेकेड सीट बनती है, क्यों बनती वो सब भी मैं आगे जब प्लांटी डिस्कस करूंगा तो उसमें आएगा। जो 5वां डिवीजन होता है उसे आप कहते हैं एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को आप कहते हैं जो फूल वाले पौधे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इस प्रकार से पूरे पादप जगत को कितने अलग अलग भागों में बांटा गया उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे बात हो रही थी वृक्ष, झाड़ी और साकी में। तो मैंने आपसे बताया कि साकी पौधे उन पौधों को कहते हैं जिसके तने हरे होते हैं, उसमें लकड़ी का निर्माण नहीं होता है, उसे साकी कहते हैं। जिसमें लकड़ी का निर्माण होता है, लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, उन्हें झाड़ियाँ कहते हैं। और वृक्ष जो बड़े बड़े होते हैं,
जंतु का आप जान गए कि एनाइमा और इनाइमा के आधार पर बांटा गया था, इसलिए बांटा गया था कि उसमें एक में आरबीसी प्रेजेंट होती, एक में आरबीसी अनुपस्थित होती यानी एब्सेंट होती। क्लियर हुआ। अब इसके बाद बहुत दिनों के बाद 18th सेंचुरी में आपने बाई नाम क्या एक दिया, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, क्या दिया, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे ये लीनियस के द्वारा दिया गया, कैरोलस लीनियस के द्वारा टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसे आप द्वि जगत पद्धति कहते हैं, और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेक्शन वाइज आपके टॉपिक वाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे और एक एक करके देखते हुए चले जाएंगे। आप ध्यान से मेरी बात को सुनते हुए आगे बढ़िएगा। जो कुछ लिखा गया मैंने एक एक करके आपको सब कुछ बता दिया। जो पॉइंट आपको मेंशन करनी, याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है, उन्हें यहाँ पे नोट किया गया, एक एक करके बताएंगे। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव में सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित है। इसीलिए जो हमारे वैदिक काल के या प्रागैतिहासिक काल के या ऐतिहासिक काल के जो रखे गए थे, वो किस पे थे, आपके अपने सहज बुद्धि के हिसाब से, यानी अपने उपयोग और अनुपयोग के हिसाब से। जैसे कि हम आधारित हमारे भोजन के आधार पे, वस्त्र के आधार पे, ठीक है, आवास के आधार पे, इनकी उपयोगिता तथा वस्तुओं की उपयोगिता और आवश्यकताओं के आधार पर आधारित थे। ये वैज्ञानिक दृष्टि नहीं थी, इसलिए इनको हमने पढ़ना छोड़ दिए। ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट डिपेंड ऑफ द साइंटिफिक वे, सबसे पहले या फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ द साइंटिफिक वे किसने किया था, तो आपका आंसर कौन सा ही होगा, सर्वप्रथम किसने किया था, अरस्तु ने किया था, जिसे आप इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, हिंदी में अरस्तु लिखते हैं। तो सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण के लिए मापदंडों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंड या वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर उपयोग और अनुपयोग किसने करना शुरू किया, अरस्तु ने। अरस्तु ने यानी इन्होंने पादप को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक के रूप में वर्गीकृत किया। मैंने बताया वृक्ष, झाड़ी और शाकी पौधे के रूप में। ठीक है, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। क्लियर हुआ, किन्होंने, ये था दोनों अरस्तु के इर्द गिर्द घूमता हुआ। अब आ जाते हैं 18वीं सेंचुरी में, और 18वीं सेंचुरी में आते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों को देखने को मिलेगा। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्वि जगत पद्धति यानी इसे क्या कहते हैं आप, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी यानी पादप जगत एवं एनिमेलिया यानी प्राणी जगत के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक यानी ससीम केंद्र की और प्रोकैरियोटिक एवं असीम केंद्र की एक कोशिका एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल और अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को यहाँ सुनिएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन छुपा हुआ। देखिए कह रहा है इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की और प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक जीव और प्रोकैरियोटिक जीव जो जीव थे, जैसे प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मेथनोजन बैक्टीरिया आते हैं, तो इनको और यूकैरियोट को तथा एक कोष की जीव और बहुकोष की जीव और प्रकाश संश्लेषी जीव यानी जो स्वपोषी होते हैं, जो परपोषी होते हैं, और अप्रकाश संश्लेषी जैसे कि कवक के बीच में विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। किसमें, द्वि जगत सिस्टम क्लासिफिकेशन में या टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में। जो इसका ड्रॉबैक है कि यह एक कोष की बहुकोष की में डिफरेंस नहीं कर पाता था, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं कर पाता था, यह किस में डिफरेंस नहीं कर पाता था, हेटेरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप में डिफरेंस नहीं कर पाता था। यही ड्रॉबैक था किसका, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का। क्लियर है। पादपों और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसी आधार पे कुछ चीजें ऐसी थी जिसके आधार पर हम उसे रख नहीं पाते थे। इस कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्वि जगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। कह रहा जीवों को जब रखने के लिए स्थान ही नहीं है तो ये अपर्याप्त तो सिद्ध होना ही था एक दिन। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारकी के साथ साथ, आकारकी मतलब शरीर, मार्फोलॉजी की बेसिस पे, आकारकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां या विकासी संबंधियों का भी समायोजन करने में आवश्यकता महसूस होने लगी या जानने लगी। ठीक है,
हुआ क्या कि इसके साथ जब हमने वर्गीकरण कर लिया तो अब इसे तथ्यात्मक तौर से हटा करके इसमें कुछ विशेष चीज़ों को इंगित करना था, विशेष चीज़ों को डालना था, जैसे कि उसकी मार्फोलॉजी क्या है, उसकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंस या प्रेजेंस या एब्सेंट के आधार पर रखना था, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन का मेथड क्या था, हेट्रोटाइप है, ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है या सेप्रोफाइटिक है, होलोजोइक है, मेटा कैसा है, ठीक है। तो इसको आपको रखना था। आवास, हैबिट और हैबिटाट मैंने बताया, हैबिटाट के आधार पे रिप्रोडक्शन के क्या प्रोसेस थी उसके आधार पे इसको समाहित करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। जब आवश्यकता महसूस होने लगी तो फिर आगे बढ़ते हैं। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा की समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं इनके लक्षणों को विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, उससे हमसे बहुत मतलब नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक आपके बुक में दिया होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपके एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है जीआईसी आप देने जा रहे हैं तो जीआईसी में भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 5 जगत जीव पद्धति किसने दिया है, व्हिटकर ने दिया था, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ उसके सामान्य लक्षण दिए गए हैं। 5 आधार दिए गए हैं। पहला आधार क्या है, कोश का प्रकार यानी सेल टाइप क्या है, सेल वॉल का क्या टाइप है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, उसके बाद काया मतलब शरीर संरचना क्या है, पोषण की विधियाँ, न्यूट्रिशन के मेथड क्या है और प्रजनन की विधियाँ दी गई, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, मोनेरा को। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जीवों को 5 अलग अलग जगत में बांट दिया गया है। एक को हम लोग कहते हैं मोनेरा, दूसरे को कहते हैं प्रोटिस्टा, तीसरे को कहते हैं फंजाई, चौथे कहते हैं प्लांटी और पांचवें क्या कहते हैं, एनिमेलिया। मोनेरा के अंतर्गत हम सभी प्रोकैरियोट को रखेंगे। देखिए बांटने के लिए कोश का प्रकार कैसा होगा, तो यहाँ थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे तो आप देख पाएंगे। कोश का प्रकार कैसा होगा तो आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। और बाकी सभी में कोश का प्रकार कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। यानी आपको ये याद रखना है कि मोनेरा में या मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जितनी भी कोशिका होंगी कैसी होंगी, प्रोकैरियोटिक होंगी। बाकी सभी जितने प्रोटिस्टा है, फंजाई है, उसके बाद आपका प्लांटी, एनिमेलिया, 4 में क्या पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। क्लियर हुआ। चलिए कोशिका भित्ति की बात करते हैं। सेलुलोज रहित बहुशर्करा अमीनो अम्ल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती, सेलुलोज रहित यानी नॉन सेलुलोजिक होती है। जो कोशिका भित्त होती है एक्चुअली में बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्त होती है किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। और आप ईमानदारी से बताइए कि पीजीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि नहीं, पेप्टिडोग्लाइकान से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नहीं, आप ईमानदारी से बताइए। पीजीटी में क्वेश्चन बहुत फ्रंट लाइन का यहीं से पूछ लिया गया था और हमारी ही गलती हो गई थी कि हम इसको डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। अगर डिस्कस किए होते तो एक क्वेश्चन आपका सही होता। तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकान की बनी हुई कोशिका भित्त पाई जाती है। बल्कि आगे बढ़ेंगे जब कहाँ जाएंगे, उसमें क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा में। दूसरा ग्रुप कौन सा, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में कह रहा है कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में उपस्थित नहीं होती। कौन, कोशिका भित्ति। जिसमें उपस्थित भी होती, जैसे युग्लिना में कोशिका भित्त पाई जाती है, लेकिन किसकी बनी होती, पेलिकिल की बनी होती। किसकी बनी होती, पेलिकिल की बनी होती। किसकी, पेलिकिल की बनी होती, पेलिकिल की बनी होती, ठीक है। किसकी, पेलिकिल की बनी होती है कोशिका भित्त, किसमें, युग्लिना में, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि किसमें आ जाए, फंजाई में। फंजाई में जो कोशिका भित्त होगी यानी कोशिका भित्त जो सेलवाल होगी वह सेलुलोज रहित यानी नॉन सेलुलोजिक होगी। और किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होती। किसकी बनी होती, काइटिन की, या चिटन लिखा होता है कहीं पे, आपने पढ़ा होगा, काइटिन की बनी होती। किसकी, काइटिन की बनी होती है। किसमें, कवक में। कवक में किसकी बनी होती, काइटिन की बनी होती, यानी यहाँ पे भी नॉन सेलुलोजिक कोशिका भित्त पाई जाती है। उसके बाद प्लांट में आएंगे, सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्त पाई जाती है। और उसके बाद जंतु में आएंगे तो जंतु की सेल में कोशिका भित्त एब्सेंट होती है। पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि पेप्टिडोग्लाइकान कोशिका भित्त किस में पाई जाती है, आपको मैच कराना था शायद, तो वहाँ पे आपने बताया था किस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि बैक्टीरिया में। चले आगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लें, न्यूक्लियर झिल्ली की। तो न्यूक्लियर झिल्ली जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है उसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। यूकैरियोट में उपस्थित, यूकैरियोट सभी हैं, सभी में उपस्थित होती, ठीक। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, शरीर की संरचना कैसी है या कोशिका की संरचना कैसा है। तो कोश, शरीर की संरचना कैसी, कोशिकी है, ये भी एक कोशिकी है, ये भी एक कोशिकी है, बहुकोशिकी होगी,
यह बहुकोशिकीय होगी, अदृढ़ ऊतक की बनी होती हैं। ऊतक अंग अंगतंत्र पाए जाते हैं एनिमल में, और पौधे में अंग अंगतंत्र पाए जाते हैं। पोषण की विधियां क्या होती हैं, तो आप कहेंगे पोषण की विधियां अगर बैक्टीरिया है तो 3 तरह का पोषण होता है। एक तो स्वपोषी होती है, जिसमें वह रसायन पोषी भी हो सकती है, रसायन संश्लेषण करती, प्रकाश संश्लेषण करती, दोनों स्वपोषी के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर कुछ ऐसी होती हैं जो मृतोपजीवी होती हैं, यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ले लेती हैं, और कुछ कैसा होती हैं, परजीवी होती हैं। यानी बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार से पोषण करती है, स्वपोषी होती है, परपोषी होती है, ठीक है, और परजीवी होती है, मृतोपपोषी होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है, और रसायन संश्लेषी होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा सही आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। तो पोषण की विधियां प्रोटिस्टा में क्या होगा, स्वपोषी होगा, कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी इसमें एक आता है यूग्लिना होता है, डायनोफ्लेजेलेटा आएगा, यूग्लिना आएगा, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। एक कवक में एक कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, ज्यादातर मृतोपजीवी होंगे या तो परजीवी होंगे। पादप कैसा होता है, स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। और मनुष्य कैसा होता है, यानी जंतु कैसे होते हैं, जंतु जो होते हैं जंतु जगत में सभी कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, या तो प्राणी संभोजी होते हैं या तो कुछ मृतोपपोषी होते हैं। प्रजनन की विधियां संयुग्मन होती है, ठीक है, इसे कंडक्शन कहते हैं आप। इसमें युग्मन, संलयन तथा युग्मक संयुग्मन द्वारा होता है प्रोटिस्टा में। उसका निषेचन होता है, ठीक है, इसमें निषेचन द्वारा होता है, इसमें निषेचन, इसमें निषेचन द्वारा। आपने यहीं पे पढ़ा होगा बाइनरी फिजन, ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको यकीन ना हो तो आप जा करके यूथ का हो, चाहे आपके पास घटना का हो, चाहे शिल्पी पब्लिकेशन का कोई भी मॉडल पेपर हो, तो उसमें जब आप देखिए चैप्टर वाइज, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर खोजेंगे तो यहाँ से आपसे खूब दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 2 नहीं, कम से कम 8 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। क्लियर। चलिए अब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। कह रहा सन 1969 में आर्य छुटेकर, यानी 20वीं सदी में आर्य छुटेकर आते हैं, और इनके द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया जाता है, जिसके अंतर्गत हमने 5 जगत कौन कौन से रखे हैं, तो मोनेरा रखे हैं, प्रोटिस्टा रखे हैं, फंजाई रखे हैं, प्लांटी रखे हैं, और एनिमेलिया रखे हैं। ठीक है। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जात वृत्ति संबंध, इनके वर्गीकरण के पद्धति के प्रमुख मापदंड है। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षण के बारे में तुलनात्मक विवरण दिया गया, जो मैंने पढ़ करके आपको सुना दिया। ठीक है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह 5 जगत पद्धति जो है, यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पादपों में रखा गया था। इन्हें कहाँ रखा गया था, पादप जगत में रखा गया था। परंतु 5 जगत बनने के बाद इनको अलग अलग जगह पर रखा जाएगा, अभी बताएंगे। इस जगत के समस्त जीवों को कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, ठीक, जबकि इनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे, यानी भिन्न थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियों की प्रस्तावित भी की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को 3 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। अतः एक खट जगत वर्गीकरण पद्धति की प्रस्तावना की गई, यानी 6 जगत वर्गीकरण पद्धति की, लेकिन हमारे कोर्स में 5 जगत सिस्टम है। ठीक, उसमें भी 5 जगत है, सिलेबस में भी 5 जगत है। चाहे आपका जीआईसी का सिलेबस हो, चाहे एलटी का हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, तो आप निश्चिंत होकर के 5 जगत सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। 6 जो आपके 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। कहा जा रहा है प्रोकैरियोट के आगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, यहाँ से देखिए, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोष के जीव बहुकोष के जीव को वर्गीकृत किया गया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा शैवाल हैं। एक वर्गीकरण कवकों द्वारा परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच में विभेद नहीं किया गया। यद्यपि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की हरित पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों के ध्यान से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इन्हीं लक्षणों के ध्यान से रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीव, यहाँ से देखिए, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत मोनेरा एक कोष की जीवधारुओं में, प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोट को किसके अंतर्गत, मोनेरा के अंतर्गत, सभी एक कोष की को किसके अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। प्रोटिस्टा के अंतर्गत भित्तियुक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों शैवाल हैं, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, अभी आगे पढ़ेंगे आप। एक
चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 का। उस चैप्टर का नाम आपको अच्छी तरह से पता है, उस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। वहाँ पे क्लोरेला पढ़ेंगे। क्लोरेला का उपयोग सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? एस्ट्रोनॉट करते हैं। जब वो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। तो जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे क्लोरेला का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लोरेला को कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्त वाले जीव जो हैं, कोशिका भित्त वाले कौन है? एक्सेप्शन है, पूछा जाएगा। क्लेमाइडोमोनास है और कौन है? क्लोरेला। इन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, बाद में इन्हें एक जगत जीवों के अंतर्गत रख दिया गया, क्लेमाइडोमोनास को और क्लोरेला को। ठीक है, पैरामीशियम एवं अमीबा जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, इसको भी एक कोशिका में रख दिया गया। इसके कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया। इन्हें पहले की पद्धतियों से अलग रखा गया। ऐसा वर्गीकरण मापदंडों के परिवर्तन के कारण हुआ था। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में ही हो सकते हैं, जो लक्षणों और विकासशील संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगा। अगर भविष्य में भी कुछ जीवों के और आवास या और चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो इनमें वर्गीकरण देखने को मिल सकता है। ठीक है, समय के साथ साथ वर्गीकरण की इस एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो सिर्फ आकार की कायिक प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जात वृत्ति हो और विकासी संबंधों पर आधारित हो। इस अध्याय में हम ह्यूटकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा प्रोटिस्टा मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी के लिए अलग चैप्टर दिया गया और एनिमेलिया के लिए आपको अलग अलग चैप्टर में दिए गए हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में पादप जगत और प्राणी जगत कहते हैं। हम चर्चा आगे दो अलग अलग अध्यायों में की गई है। ठीक है, तो 3 जगत के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आज नहीं लेकिन कल हम लोग किसको पढ़ेंगे? मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा और आपका रिवीजन बेहतर चल रहा है, देखिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने एक दिन नहीं 1000 दिन आपसे बताया कि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। तो जब मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, चैनल का नाम भी आप अच्छी तरह जानते हैं, स्टडी विथ प्रदीप है। आपको साथ हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। साथ में पढ़ने से बस इतना फ़ायदा है कि जो चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़े हैं बचपन में, क्लास 12th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, बीएससी में पढ़े थे, एमएससी में पढ़े थे, वो सभी चीज़ें लगभग भूलने के कगार पे, उन्हें हम रिकॉल कर रहे हैं। और रिकॉल कर लेंगे, जब सारी चीज़ें एक बार याद आ जाएंगी तो उन्हें हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, उसका नोट्स बना लेंगे, उसको पॉइंट कर लेंगे और अपना तैयारी पूरी हो जाएगी और हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके अपने सिलेक्शन को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, साथ में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और बता दूं, एलटी की वैकेंसी आपकी अक्टूबर में उम्मीद है कि आ जाएगी और टीजीटी पीजीटी की एक नई वैकेंसी जनवरी में आ जाएगी, जिसका पेपर सरकार चुनाव में जाने के बाद होगा, फिर भी आपका पेपर होगा। एक छोटी सी जानकारी और है, सुन के जाइएगा कि यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो टेट की तैयारी शुरू कर दिए। दिसंबर में आपका टेट होगा और सुपर टेट आपके जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। चुनाव आपका मार्च में होने की संभावना है, तो जिसके अकॉर्डिंग आप मान चलिए फरवरी में आपके पेपर हो जाएंगे। पेपर की डेट पहले से तय रहती तो पेपर होता है, आप सब जानते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें जो आपके आने वाले भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। आप 45 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 27 मिनट का वीडियो आप इस तरह से आधा घंटा देते रहेंगे तो आपकी तैयारी होती रहेगी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।